हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज से एक नई श्रृंखला और स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज से जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपको करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों को मिक्स करके करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब पूरा का पूरा महीना हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। साथ ही साथ बेहद इंपॉर्टेंट स्टैटिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बशर्त मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप लास्ट तक टिके रहना, क्लास कितनी भी लंबी हो बस टिके रहना, आपको पता चल जाएगा इस क्लास का महत्व क्या है। भरोसा रखिए, वो कंटेंट आपको दे रहा हूं कि कोई भी आपको इस तरीके के कंटेंट नहीं दे पाएगा। बस विश्वास के साथ आप लोग क्या करिए, एक बार लास्ट तक जरूर बच्चे टिके रहना, फिर आपको अंत में पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। जो भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं सभी को नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही मस्त ये क्लास होने वाली है, करंट अफेयर और स्टैटिक, जिसमें हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, इकोनॉमी भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है। बेहद क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तैयार हो जाइए मेरे साथ। मेरी ऑडियो वीडियो अगर क्लियर आ रही है एक बार डन कर दो, और साथ ही साथ भारत माता की जय का एक बार नारा लगा दो। चलते हैं भाई, देखो आप देख रहे होंगे मंथली करंट अफेयर अगस्त माह को पूरा खत्म करेंगे आज। साथ ही साथ बहुत सारी स्टैटिक जीके करेंगे। और भाई चलिए फटाफट से बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, आप देख रहे होंगे भैया आपके सामने जो दे रखा है वो दे रखा है कि भाई जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है, पूछ लेगा युवा मतदाता जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि भाई सुरेश रैना है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है ना। तंबाकू नियंत्रण अभियान पीवी सिंधु। वहीं पूछ लेगा जियो सिनेमा तो रोहित शर्मा है, ध्यान रखना। बंधन बैंक से कौन है भाई, सौरभ गांगुली है। देखो यही नहीं कराऊंगा मैं आपको, साथ ही साथ देखो ये सब भी कराने वाला हूं, तैयार हो जाइए, मैं आपको ये सब कराने वाला हूं। बशर्ते आप क्या रहिए भाई, तैयार रहिए, कंटेंट आपको बढ़िया दिया जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी आप क्या मत करिए भाई, चिंता मत करिए, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, कंटेंट में आपके में कोई कमी होने वाली नहीं है। इसीलिए सभी बच्चे क्या करिए, फोकस से चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट। तो मैं पढ़ा रहा था भाई हर्बल लाइफ के कौन है भाई, तो स्मृति मंदाना हर्बल लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर है। प्यूमा इंडिया नीतीश कुमार रेड्डी एवं रियान पराग दोनों हैं। यूनिसेफ इंडिया के पूछे तो करीना कपूर खान जो है ये यूनिसेफ इंडिया की क्या है भाई, ब्रांड एम्बेसडर है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो फिट इंडिया मूवमेंट की नरेंद्र कुमार यादव, भारत पेट्रोलियम नीरज चोपड़ा, पंजाब नेशनल बैंक की विराट कोहली, और रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो भाई स्मृति मंदाना, बीपीसीएल का पूछे तो नीरज चोपड़ा। दिमाग में भर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार रिवीजन करने के बाद तैयार हो जाएंगे। बोर्ड के पूछे रणवीर सिंह, प्राइम वॉलीबॉल लीग के ऋतिक रोशन है, सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के कौन है, कार्तिक आर्यन है। इसके साथ ही निर्वाचन नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव, एसबीआई ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तो ये नेहकत जरीन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पूछा गया मनु भास्कर, कहाँ की है, हरियाणा की है। स्पेस इंडिया के पूछे तो संजना धादी, यूपीआई की पूछे तो पंकज त्रिपाठी, एथलीट ब्रांड एम्बेसडर तो सलीमा टेटे, इंडियन हॉकी फेडरेशन से हैं ये। बिस्लेरी की पूछे तो दीपिका पादुकोण है, ठीक है ना। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गैस करिए और इसका आंसर दीजिए भैया। क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। पैरा ओलंपिक 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। सीधा सीधा जवाब होना चाहिए आपका कि भाई कहाँ किया जा रहा है, फ्रांस में किया जा रहा। हाल ही में हुए हैं, भारत ने 29 पे इसमें मेडल जीते हैं। कौन कौन जीते हैं आगे बात करेंगे। आ जाइए, कह रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वजारोहक कौन बना है। मतलब भारत का ये सेरेमनी है उसमें फ्लैग बियर कौन बना है, फ्लैग बियर के बारे में पूछ रहा है। तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को बनाया गया है, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को बनाया गया है। दिमाग में रट लो भैया। मेरी आवाज क्लियर है ना सभी के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना भाई, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए तो भाई समस्या नहीं है तो फटाफट से आ जाइए, क्योंकि भाई एक एक चीज आपके लिए क्या है भाई, बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है एक एक चीज, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या करिए, नोट करिए। चलें भाई, अब क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं बेटा। मेरी आवाज में किसी को कोई परेशानी, जल्दी से बताइए, मेरी आवाज में किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। आइए फिर आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को ज्यादा होने वाले हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, कोई चिंता मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 4 की रेंज कितनी है भैया, 4000 किलोमीटर है।
बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 जो है, याद रखना अग्नि 4 की रेंज कितनी है, 4000 किलोमीटर है, ठीक है ना। अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, ध्यान रखना, चांदीपुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप ये बताओगे चांदीपुर, ये चांदीपुर जो परीक्षण सेंटर है वो किस राज्य में पड़ता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, चांदीपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप देखिए, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो चाइना में किया जा रहा है। इसका आयोजन भैया कहाँ किया जा रहा है, चाइना में किया जा रहा है। तो चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। इंडिया की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। मलेशिया की क्या है, कुआलालंपुर। और जापान की क्या भैया, टोक्यो। याद रखना इस चीज को। आगे चलिए, नेक्स्ट कह रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024। तो इसकी है प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। ये इसकी क्या है भाई, इस साल की थीम है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में सुपर टाइफून यागी, यागी याद रखना, यागी किस देश को प्रभावित किया है, रिसेंटली अभी आया है ये। तो इसने किस देश को भैया क्या किया है, प्रभावित किया, ये चीज दिमाग में नोट कर लो अपने में। तो भाई इसने चाइना को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया है, चाइना को प्रभावित किया है, अपने दिमाग में नोट कर लो इस चीज को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आ जाइए फटाफट से, अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे कि चर्चा में रही गैलेथिया की खाड़ी, बे ऑफ गैलेथिया किस महासागर में पड़ता है, सीधा सीधा जवाब होना चाहिए, हिंद महासागर में पड़ता है। किस में पड़ता है भैया, हिंद महासागर में पड़ता है। किस में पड़ता है, हिंद महासागर में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, गैलेथिया की खाई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात स्टील का उत्पादन का, हमने भाई 2034 तक अपने घरेलू मतलब भारत में ही स्टील प्रोडक्शन के लिए लक्ष्य रखा है $500 मिलियन। कितने का रखा है भाई, $500 मिलियन का लक्ष्य रखा है। दिमाग में भर लो आप लोग, किसमें भाई, दिमाग में नोट करके भर लो इस चीज को, कितने का लक्ष्य रखा है हमने भाई, $500 मिलियन का रखा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया। आगे है किसके द्वारा भारत की पहली, इसके द्वारा भारत की पहली पेंशन पूर्वानुमान पहल बीसीओ नेक्स्ट को लॉन्च किया गया है। बीसीओ नेक्स्ट भाई ये गिरिराज सिंह के द्वारा, आप ये बताओगे गिरिराज सिंह पर कौन मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय गिरिराज सिंह पर है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां किया, संयुक्त कमांडर सम्मेलन पूछ रहा है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन इसका आयोजन पूछ रहा है, कह देना भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। इंदौर में भाई, इंदौर कर्नाटक में, उसमें एमपी में पड़ता है, पूरे महाराष्ट्र में पड़ता है। नई दिल्ली आपको पता ही है, ठीक है ना, भारत की राजधानी है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है यूएस ओपन 2024 में वोमेन डबल का खिताब किसने जीता, भाई किसने वोमेन डबल, महिलाओं में डबल्स का खिताब किसने जीता, तो याद रखना जेलेना ओस्टापेंको और लियू डामिला किचेनोक, जेलेना ओस्टापेंको और लियू डमिला किचेनोक ने क्या किया है, डबल्स में खिताब जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में बताइए, तो 29 पदक जीते हैं भारत ने, 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो कुल मिला के कितने जीते हैं भाई, तो कुल मिला के 29 जीते हैं, जिनमें अकेले 7 क्या है भाई, गोल्ड हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें भैया तुहिन कांत पांडे को, तुहिन कांत पांडे को क्या किया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूएस ओपन 2024 में मेल में और फीमेल में, सिंगल कह रहा है, वो डबल्स था, ये सिंगल, तो सिंगल में जैनिक सिनर ने और आर्यना सवालेंका ने जीता है। किसने, जैनिक सिनर और आर्यना सवालेंका ने क्या किया है, जीता है यूएस ओपन का मेल फीमेल में भैया, याद रखना। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया गया, तो भैया ये सूरत को दिया गया। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। साथ ही साथ वाराणसी कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है
और भैया इंदौर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है ना, ये बेसिक सी जानकारी भी थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट देखिए सभी लोग, कह रहा है नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सबको पता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ीसा में, ये बेहद चर्चा में रहता है। ठीक है ना, बेहद चर्चा में रहता है। ठीक है ना, उड़ीसा में ही है, आपको अगर पता हो। भितरकनिका नेशनल पार्क, अचानक मार्ग नेशनल पार्क, दोनों ही क्या है यहाँ। ठीक है ना, यहाँ कछुआ के लिए भी, टर्टल कछुआ 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 25 वाला इंडिया में किया जाएगा। क्वाड में कितने देश हैं भैया, 4 देश हैं। क्वाड में कंट्री पूछे, 4 कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ऑस्ट्रेलिया है और कौन है भैया, और इंडिया है। और कौन है, इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं। किसके, ओलंपिक काउंसिल एशिया के, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है ओसीए का। नेक्स्ट कह रहा है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो मोइन अली कहाँ के थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे भाई। कहाँ के थे दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे मोइन अली। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे भैया। आ जाइए, रक्षा मंत्रालय ने Su-30 MKI विमान के 240 एरो इंजन खरीदने के लिए किस संस्था के साथ 26,000 करोड़ का समझौता किया है। तो वही 30 MKI, तो भैया याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, हाल के साथ। ठीक है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ क्या किया भाई, ये समझौता किया है। किसके साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ किया है ये समझौता। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है भैया, कह रहा हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। तो ये बोलविया ने किया था। बोलविया ने किया था, दक्षिणी अमेरिका का देश है बोलविया। ठीक है ना, बोलविया। आप बताओगे बोलविया की राजधानी क्या है, बोलविया की राजधानी क्या है। और टिटिकाका झील कहां पड़ती है, टिटिकाका झील कहां पड़ती है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई टिटिकाका झील कहां पड़ती है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं कंटेंट दे रहा हूं, बशर्ते याद रख लेना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां कहां कौन कौन से अवार्ड, मतलब अवार्डों से, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इस बहाने आपको पता भी चल जाएगी। देखो, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है ना, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खां, तो गाजी कहां है भैया, अफगानिस्तान का है, याद रखना। ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, तो ये फिलिस्तीन का है, ये भी नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजलुद्दीन, तो ये मालदीव का है, ये भी इनको दिया गया, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ जायद, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द सिनेसेंस, ये बहरीन का है, ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लीजन ऑफ द मेरिट संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये भी दिया गया यूएस का, लीजन ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये भी दिया गया है। ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यूगिनी का दिया गया है, कहां का, पापुआ न्यूगिनी का दिया गया है। और एवकल अवार्ड, ये पलायू गणराज्य का दिया गया है, ये एवकल अवार्ड भी वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, ये भी दिया गया। तो कितने सारे दिए गए हैं। ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस का दिया गया है। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ये ग्रीस का दिया गया है, वहां लीजन है या ऑर्डर ऑफ है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये भैया डुक ग्यालपो, ये भूटान का दिया गया है। ठीक है ना, भूटान ऐसा देश है जहां इकोनॉमी, मतलब इको फ्रेंडली पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ, वहां पे 60% भूमि पर वन अनिवार्य है, ध्यान रखना भूटान में। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, ये रूस का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मिला है, सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार मिला। देखो ये चर्चा में रहे हैं, ध्यान दो सब लोग, ये भी चर्चा में रहे हैं। ठीक है भाई, कह रहा केंद्र ने तुहिनकांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया, अभी मैंने बताई थी। और ये उड़ीसा केंद्र के 1967 बैच के क्या है भाई, उड़ीसा केंद्र के 1967 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है ना, कौन है भाई, आईएएस ऑफिसर है, याद रखना। ठीक है ना, तो वर्तमान में ये कहां थे, तो निवेश और सार्वजनिक
संपत्ति विभाग, दीपम के क्या थे, सचिव थे, ठीक है ना। अभी ये किसका स्थान लिया है, तो टीवी सोमनाथ का स्थान लिया। ये भी कई बार पूछ लेगा किसका स्थान लिया इन्होंने, टीवी सोमनाथ का स्थान लिया। आगे आ जाइए, ये पूछ रहा है, देखो कह रहा है ये जंगल नहीं एक पेड़ है। आपको दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं क्या ये जंगल है क्या है, लेकिन भैया ये जंगल नहीं है, नोट कर लो ये जंगल नहीं है, ठीक है भाई। क्या है ये एक पेड़ है। क्या है ये भाई, एक पेड़ है, ठीक है। इसका नाम क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, तो इसका नाम है द ग्रेट बरगद ट्री। द ग्रेट बरगद ट्री इसका नाम है, ठीक है भाई। द ग्रेट बरगद ट्री क्या है, एक मिनट, ठीक है भाई। तो द ग्रेट बरगद ट्री क्या है, अभी क्या है ये चर्चा में क्यों है भाई, चर्चा में इसीलिए कि इसे गिनीज बुक में क्या किया गया है, इसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। और ये कितनी भूमि में, तो भैया 4.86 एकड़ भूमि में क्या है फैला। 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, इससे लगभग 25 बीघा भूमि में ये अकेला ही फैला हुआ है। देख नहीं रहे कितनी हालत इसकी वो है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें भी याद रखना, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में है ये। अब देखो ये भी इंपोर्टेंट है, पशुओं के संरक्षण से संबंधित कौन से कानून है, कई बार पूछ लेगा। प्रोजेक्ट अंगुल कब आया, 1970 में आया था प्रोजेक्ट अंगुल। कौन सा, प्रोजेक्ट अंगुल पूछ लेगा। गिरी शेर परियोजना 1972 में आई थी, यहां से एशियाटिक शेरों के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। कछुआ संरक्षण 1975 में आया था, कछुआ को संरक्षण के लिए 1975 में कानून बनाया गया था। मगरमच्छ प्रजनन योजना ये भी 1975 में आई थी, मगरमच्छ के प्रजनन के लिए, ठीक है ना। गेड़ा संरक्षण ये पूछा गया है एग्जाम में 1987 में, याद रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था भाई, 1992 में आया था। हर पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे, किसी भी एग्जाम में 10-15 यहां से फंसने वाले हैं, नोट करके लिख लो। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में आया था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, और हिम तेंदुआ के लिए भैया 3 साल बाद 2009 में। चीता के लिए भैया 2022 में, याद रखना। चीता के लिए कब आई थी, चीता परियोजना अलग है, बांध प्रोजेक्ट टाइगर अलग है, ध्यान रखना। माइक, ये माइक भी 2003 में आया था, ये हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए माइक प्रोग्राम। कई बात तो यही पूछ लेगा माइक प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो भैया जो हाथियों की अवैध हत्या करते थे उनसे संबंधित है, अवैध व्यापार के लिए 2003 में ये आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है भैया, कह रहा प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना ये दुधवा नेशनल पार्क में खोली गई है 1984 में, ठीक है ना। तो यहाँ गैंडाओं को क्या किया जाएगा, प्रजनन मतलब प्रवास किया जाएगा गैंडाओं के लिए, ठीक है। भारत के कुछ प्रमुख पर्यावरण से संबंधित भी तो कानून है। भारतीय वन अधिनियम कब आया, 1927 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया भैया, 1927 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इसी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था। जल कब आया, देखो वन और वन्य जीव आए थे 1972 में, वन आया भैया 1927 में। और जल के संरक्षण के लिए कब आया, तो पानी के संरक्षण के लिए वन के बाद 2 साल बाद आ गया, ठीक है ना। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपकर अधिनियम 1977 में आया था, ये भी याद रखना, ये भी इंपोर्टेंट है, सेस लगा देते हैं इसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम, वन कानून, वन संरक्षण, ठीक है ना। देखो ये जो आप देख रहे हो ये वन कानून है और ये वन संरक्षण कानून है, दोनों में अंतर है। एक 27 में आया और एक भैया कब आया, तो एक 1980 में आया था। देखो वन कानून अलग है, ध्यान रख लेना, फिर आप ये कहो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भैया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब आया, तो इसमें वायु से संबंधित चीजों को, वायु का कैसे संरक्षण किया जाए, प्रदूषण से कैसे रोका जाए, पर्यावरण का किस तरीके से संरक्षण किया जाए, 1986 में। ये कई बार एग्जाम में मेल के लिए पूछ ले जाते हैं। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया था। साथ ही साथ वन अधिकार, वनों के अधिकार के लिए 2006 में आया था। जैव विविधता के लिए 2002, वनों पर अधिकार 2006, और राष्ट्रीय अधिकरण ये 2010 में आया था, है ना। एनजीटी इसी के तहत बनी थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसी के तहत बनी थी, ठीक है ना। आप ये बताओगे इस समय एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन आपके लिए है। एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी के कौन बेटा, अध्यक्ष कौन है, नोट करके लिख लो। एनजीटी जो ना ये बेटा प्रदूषण पे क्या करती है, फोकस करती है, ठीक है ना। पॉल्यूशन पे कंपनियां वगैरह पॉल्यूशन करती हैं। अब देखो ये नारियल से संबंधित अभी चर्चा में रहा था, इसीलिए भैया आपके सामने लेके आ गई। कोकोनट, विश्व कोकोनट दिवस तो कब मनाया जाता है भाई, आपको पता होनी चाहिए, 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो है 2 सितंबर 2024 को मनाया गया था। थीम भी पूछ लेगा, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण।
तो ये पूछा गया। नोट अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय नारियल दिवस से पूछे तो ये 26 जून को, विश्व नारियल दिवस से पूछे 2 सितंबर को। राष्ट्रीय वाला कब भैया? 26 जून को। और विश्व वाला पूछे तो भैया कब? जवाब होना चाहिए 2 सितंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, गिद्धों के लिए बहुत इंपोर्टेंट लेके आ रहा हूं, बस आप तैयार कर लेना। 20 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी क्लास से, एक ही क्लास से फंसा दूंगा। राज गिद्धों के संरक्षण की ऐतिहासिक पहल की अगर बात करूं तो जटायु संरक्षण केंद्र के बारे में पूछ लेगा भाई। जटायु संरक्षण केंद्र गिद्धों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। गोरखपुर के कैंपियन रेंज में दुर्बल प्रजाति की लाल गर्दन वाले गिद्धों का यहाँ क्या होगा? संरक्षण होगा। ठीक है ना। 6 राजगिद्ध नर और मादा लाए गए हैं। कह रहा भविष्य में 40 जोड़े राजगिद्ध यहाँ के छोड़ने का क्या लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यहाँ 6 राजगिद्ध और क्या है? मादा है। ये चीज आप नोट करके लिख लेना। अभी प्रेजेंट में गोरखपुर के कैंपियन रेंज में, कहा? गोरखपुर के कैंपियन रेंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, नोट करके लिख लो, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा, उनकी प्रजातियों को बढ़ाया जाएगा। रेमन मैक्सवेल पुरस्कार 2024 की बात करें, पहले तो स्थापना पूछ लेता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो कह देना इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1958 में मिला था। ये जो 2024 में दिया जा रहा है वो 66वां पुरस्कार है। पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था। विनोबा भावे को पहला पुरस्कार ये विनोबा भावे को ही दिया गया था, याद रखना आप लोग। ठीक है ना। प्रदानकर्ता कौन है? रेमन मैक्सवेल पुरस्कार फाउंडेशन है। यहाँ क्या दिया जाता है भाई? यहाँ 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्ह वगैरह भी दिया जाता है। 2023 में 4 विजेता थे, रवि कन्नन असम, ठीक है ना, ये, और कोरबी रक्षण और यूजेसिया लेमो और मरियंस कोरोना नेल फेरर, ये थे फिलीपींस के थे ये तो। ठीक है ना। अभी 2024 में याद रखना कितने हैं भाई? 4 लोगों को दिया गया। कर्मा फुत्सो जो भूटान के हैं, गुएन थी नोक फोंग ये वियतनामी हैं, डॉक्टर हैं, और फरबीजा फेरिन ये इंडोनेशिया की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है ना। हयायो मियाजाकी ये जापान की हैं, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड के हैं। तो भाई इस बार 2024 में कितने को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना। पूछ लेगा आपसे, और पूछ लेगा 2022 में 4 को दिया गया था, तो ये इन 4 को 2022 में दिया गया था। 2021 में 5 को दिया गया था, याद रखना इस चीज को। ठीक है ना। चले भैया आगे, कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ फिर। अभी देखो ये सिंपल सी एक न्यूज थी, ये भी लाना जरूरी था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में सत्तू को वन जिला वन प्रोडक्ट के रूप में क्या किया गया है? शामिल करने की बात की गई है। सत्तू को पूछ लेगा सत्तू किस जिला का? एक जिला एक उत्पाद है, तो कहते हैं ना जिला बलिया का है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 6 नए जीआई टैग के बारे में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भूगोल संकेतक के रूप में 6 नए कौन से शामिल किए गए थे? पूछा जा सकता है भैया। तो एक तो है वो तिरंगी बर्फी ये वाराणसी जिले के लिए दिया गया है, इसका है ना जीआई टैग। और मेटल कास्टिंग का आपकी बात करें, ये भी वाराणसी को। थारू कढ़ाई की बात करें तो भाई ये लखीमपुर खीरी को दिया गया है। ठीक है ना, 6 में। और बेंत और बांस शिल्प की बात करें तो ये बरेली को दिया गया है। जरदोजी शिल्प ये भी बरेली को दिया गया है हाल में। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल की बात करें तो पिलखुआ हापुड़ को दिया गया है। एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश में 75 जीआई टैग उत्पादों के साथ देश में सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्पाद वाला क्या है? ये राज्य बनाया है ना, पहले स्थान पर है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि के बारे में हमें ये भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार में ये ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं भैया? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रख लेना। अर्जुन पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें 15 लाख दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम के लिए 15 लाख, और भैया नियमित के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार में भैया ध्यानचंद अलग है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितने दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब वहीं देख लो गोरखपुर चर्चा में पूछ लेगा सिटी ऑफ नॉलेज कौन राज्य कौन जिला बना है? सिटी ऑफ नॉलेज कौन जिला बना है? आप कह देना भाई गोरखपुर में 4 क्या बन चुके हैं? विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय बन चुके हैं। ठीक है ना, इसीलिए। ठीक है ना। अब आगे चलिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की है? तो भैया राजस्थान ने अपने यहाँ पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की क्या की है? बात की है। इस चीज को दिमाग में नोट करके रख लो। ठीक है ना। राजस्थान ने किस केंद्रीय मंत्री को टाइम पत्रिका की एआई में सबसे प्रभावशाली
की सूची में शामिल किया गया। तो भाई अश्वनी वैष्णव को आप ये बताओगे ये किस विभाग के हैं, अश्वनी वैष्णव मंत्री किस विभाग के हैं, कौन मंत्री हैं ये आप बताओगे, ठीक है ना, कौन सा विभाग इनके पास है मंत्रालय में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संरक्षण सार्वजनिक भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो ये गुजरात के सूरत में की है। कहाँ की है भैया, तो ये गुजरात के सूरत में की है, नोट करके आप लोग अपने दिमाग में रख लो भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किसके द्वारा पाथवे एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टूवर्ड्स द गोल आत्मनिर्भरता शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। बहुत इंपोर्टेंट है ये भैया, नीति आयोग ने की है। नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, ध्यान रखना कैसी है, कार्यकारी संस्था है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूछी गई है, इसीलिए ये सभी क्वेश्चन वो दे रहा हूं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। निम्न में से किस महासागर में डीगो गार्सिया नाम का द्वीप है। तो डीगो गार्सिया जो द्वीप है वो हिंद महासागर में है, ध्यान रखना। डीगो गार्सिया द्वीप किस में भैया, हिंद महासागर में है। किस में भैया, हिंद महासागर में, नोट करके लिख लो, ठीक है। आगे कह रहा है देखो, ये देखो कुछ पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी हैं जो बेहद इंपोर्टेंट हैं आपके लिए। पहला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जो मिला था भैया वो अवली मेघला को मिला, 10 मीटर पिस्टल में मिला है, 10 मीटर पिस्टल में मिला है। ये आपके सामने अवली मेघला आपको दिख रही होंगी। इसके साथ में और भी कई को मिला है। नीतीश कुमार को बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 क्लास में जीता है गोल्ड मेडल, इस नाम को याद रखना। धर्मवीर सिंह ने पैरा एथलेटिक्स मेंस क्लब के रूप में थ्रो किया है, ठीक है ना, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट हरविंदर सिंह को भी स्वर्ण पदक मिला है, ये तीरंदाजी में मिला है, ध्यान रखना इस चीज को। पैरा ओलंपिक है ना वो दिव्यांग जो होते हैं उनका होता है, ठीक है ना, दिव्यांग जो होते हैं उनका होता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो 2009 से इसकी क्या हुई थी भाई, विश्व नारियल दिवस की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, याद रखना। आगे चलते हैं। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये फ्रांस के पेरिस में किया गया है भाई। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का 2024 का संस्करण कहाँ पे किया गया है, फ्रांस के शहर पेरिस में किया गया है, नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। सुंदरियों का देश भी पेरिस को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो मनीष कुमार गुप्ता को किया गया है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का किसे किया गया, मनीष कुमार गुप्ता को किया गया है। आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बतानी है, क्या बतानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ये बताओगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये जवाब दोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में किसे लैंगिक विविधता जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार डॉक्टर दसारी राधिका को दिया गया है। किसे दिया गया है, डॉक्टर दसारी राधिका को दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां पूर्ण सदस्य कौन बना, ये इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो ये भैया नेपाल बना है, ठीक है ना। ISA का मुख्य हेडक्वार्टर पूछे आपको तो कह देना ये भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ग्वालपाड़ी में है, गुरुग्राम के ग्वालपाड़ी में है, ठीक है ना, ये गुरुग्राम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम हरियाणा। भारत में एकमात्र क्या है, अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर। हाल ही में हुई ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पे आयोजित की गई, तो ये भैया सोची में की गई थी, ठीक है ना। सोची कहां की गई थी, सोची में की गई थी। हाल ही में एशियाई खेल 2026 की खेल प्रदर्शनी में भारत के किस प्राचीन खेल को शामिल किया गया, तो योग को किसमें शामिल कर लिया, एशियाई खेल 2026 में क्या कर लिया, योगासन को शामिल कर लिया गया। कैसे कर लिया गया भाई, योगासन को शामिल कर लिया गया। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, ठीक है ना, क्या है भाई, इंपोर्टेंट है। आगे आ जाइए। हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण कौन करता है, सब पता है आपको, ठीक है ना। प्लास्टिक पर रोक लगाने के बावजूद भी आपके यहाँ क्या मिलती है, पॉलीथिन धुआंधार देखने को मिलती है। दुकानदार नहीं मानते, कई बार सरकारें प्रयास करती हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की कितने दिन की यात्रा पे आए थे, तो ये भारत के
2 दिन की यात्रा पे आए थे, याद रखना। आबू धाबी के क्राउन थे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है भैया, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, तो ये भैया क्रोएशिया का राजदूत क्या किया गया, नियुक्त किया गया, क्रोएशिया, ठीक है ना। ये कुछ इंपोर्टेंट है, ये हाल के एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैं ले आया सब। ये अभी एग्जाम में पूछी गई हैं। क्या पूछा गया है, एक बिट बराबर बिट क्या होता है, तो भैया बाइनरी डिजिट होती है, ध्यान रखना। 8 बिट्स जो है ना 1 बाइट के बराबर होती है, और 1024 बाइट्स जो होती हैं वो 1 KB मतलब किलो बाइट्स के बराबर होती हैं। 1024 KB पूछे तो 1 MB के बराबर होती है, मेगाबाइट्स के बराबर होती है, ध्यान रखना। और आपसे 1024 जो पूछे 1024 मेगाबाइट कितने के, तो ये 1 GB मतलब गीगाबाइट्स के बराबर होता है। और 1024 गीगाबाइट ये 1 TB के बराबर होता है, मतलब टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 टेराबाइट पूछे तो ये 1 PB मतलब पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 PB पूछे तो ये भैया एक EB मतलब एक्साबाइट के बराबर होता है। वहीं आपसे पूछे 1024 एक्साबाइट तो ये 1 GB के बराबर होता है, जेटाबाइट के बराबर होता है। 1000 GB पूछे तो 1 बाईबी के बराबर होता है, योटोबाइट के बराबर होता है, नोट करके दिमाग में डाल लो। 1024 योटोबाइट पूछे तो ये 1 बोरंटोबाइट के बराबर होता है। और 1024 बोरंटोबाइट पूछे तो 1 जियोपोबाइट के बराबर होता है, और ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, ये नोट करके बोल लो। आ जाओ भैया, कुछ कृषि संगठन है, हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार भारतीय दलहन दालों का अनुसंधान, दाल कौन खाओगे, कान पकड़ के दाल खिलाई जाती है, कानपुर में है, ठीक है भैया। समेकित कीट प्रबंधन, कीटों का प्रबंधन नई दिल्ली की राजधानी में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान, तो भैया ये हैदराबाद में है, याद रखना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये मुंबई में है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है, मुंबई। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है, तो ये हम गेहूं कहाँ से लाए थे, मैक्सिको से। मैक्सिको कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, तो ये मैक्सिको में है। सूखे क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो ये अलेप्पो में है। कहाँ है, अलेप्पो में है भैया, अलेप्पो। अब समाचार पत्र हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कह रहा हूं ना। गागर में सागर वाली क्लास है, 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, जिनमें आती हैं ये स्टैटिक भी शामिल है ना भैया। तो बंगाल गजट के बारे में पूछे तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया था, इसे लॉन्च किया था, कैसे, बंगाल गजट को याद रखना, ठीक है ना। साथ ही संवाद कौमुदी ये राजाराम मोहन राय का अखबार है। मिरातुल अखबार पूछे तो ये भी राजाराम मोहन राय का, संवाद कौमुदी और मिरातुल। उत्तंड मारतंड पूछे तो जुगल किशोर का है, किसका, जुगल किशोर। और बंगदूत पूछे तो भैया ये बंगदूत अखबार किसका है, भैया ये राजाराम मोहन राय का है, ठीक है ना। आइए समाचार पत्र। हिंदू पैट्रियट पूछे तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का है, हिंदू पैट्रियट किसका है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश पूछे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। और अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष का है, ये कई एग्जाम में पूछा गया, अमृत बाजार को भी कई एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लो, दिमाग में भर लो अपने में, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर पूछे ना पुर्तगाली कब आए, अंग्रेज कब आए, क्योंकि ये भी कई, ये वही क्वेश्चन है जो हालिया दिनों में इन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, दे दनादन पूछे जा रहे हैं भैया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो 1498 में आई थी, ध्यान रखना, 1498 में, ठीक है ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वास्को डी गामा आया था, कौन आया था, वास्को डी गामा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, ठीक है ना, 1600 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी, ठीक है ना। और डेनिश कब आए, 1616 में, ये डेनमार्क वाले हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछे तो 1731 में। तो कौन पहले आया, ध्यान रखना, पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। दोबारा से दिमाग में भर लो, क्रम लगाने को पूछा जाता है। पहले पुर्तगाल आए, ये पुर्तगाल आए भी पहले थे नालायक, और लास्ट में गए हैं, ध्यान रखना, ये लास्ट में गए हैं, यहां से ध्यान रखना, ठीक है। फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए भारत में, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए फ्रांस वाले, स्वीडिश आए स्वीडन वाले, ठीक है ना। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे। अब देखो ये कुछ साइंस से संबंधित फैक्ट हैं। पूछ लेगा अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो देखो अभिकेंद्र बल जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है, अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर लगता है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो पूछ लेगा उपग्रह का ग्रह की परिक्रमा लगाना, जो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं वे अपकेंद्र बल के कारण लगाते हैं।
इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किसके कारण घूमते भैया, अपकेंद्र बल के कारण घूमते। किसके कारण घूमते हैं, तो अपकेंद्र। साइकिल का मुड़ना, आप साइकिल में केंद्र की ओर ही तो मुड़ते हो, तो ये भी अपकेंद्र बल का वो है, ठीक है ना। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलाना, तो भैया ये भी क्या है, अपकेंद्र बल का उदाहरण है। किसका है, अपकेंद्र बल का उदाहरण है, ठीक है भैया। इसके साथ अगर आपसे पूछे तो अब ये अभी केंद्र बल के हैं, अभी केंद्र, ठीक है ना, जो केंद्र की ओर लगता है। अब जो आगे मैं बोल रहा हूं ये भैया अपकेंद्र के, जो केंद्र से बाहर, दूध से जो मक्खन निकालते हो ना वो केंद्र से बाहर की ओर भागता है। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन, ये भी अपकेंद्र बल का है। पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है ना, वो बाहर की ओर ही तो भागती हैं, ये भी अपकेंद्र बल का है। पहाड़ पर चढ़ते समय आदमी का आगे की ओर झुकना, ये भी अपकेंद्र का कार्य। तो देखो ये अभिकेंद्र के हैं, जो केंद्र की ओर लगता है, ये भैया केंद्र की ओर लगता है। याद रखना कहां लगता है, केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है भैया। और ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, बाहर की, ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। दिमाग में भैया नोट करके बन लो, एक क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट दे रहा हूं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों के बारे में कुछ जानकारी। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है भैया, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ठीक है ना। आपसे पूछे कि भैया द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, ये द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है ना, द्वीपों का महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है, तो एबोर्जिस ऑस्ट्रेलिया पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार डार्विन को कहा जाता है, डार्विन सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार है। सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो कोस्क्यू को ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक क्या कहलाते हैं, तो ये जोकारू कहलाते हैं। कैंटबरी मैदान कहाँ पे है भैया, ये न्यूजीलैंड में है कैंटबरी मैदान, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, ये बहुत हानिकारक होता है, ठीक है ना। ये जहां भी उगता है अन्य पेड़ों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जहां भी यूकेलिप्टस उगेगा अन्य को क्या कर देगा भाई, खत्म कर देगा, ठीक है ना। ये पेड़ बच्ची होता है। मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है भैया, मेरिनो भेड़ की जो ऊन पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है दूसरे देशों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के बीपा खान प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के लिए, किसके लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है भैया। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई ये तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलें, बताइए अगर कोई दिक्कत नहीं हो। तो कह रहा ऑस्ट्रेलिया का वायला क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहा के लिए, लोहा इस्पात के लिए वायला क्षेत्र, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की पीलवारा खान, ये लोहे इसके का भंडार है पीलवारा में। कालगुडी और कूलगाड़ी बहुत फेमस है, सोने की ऑस्ट्रेलिया की खान है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कालगुरली और कूलगाड़ी, कौन सी याद कर लो, कालगुरली और कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सोने की सबसे फेमस क्या है, सबसे फेमस क्या है भैया, खान है, ठीक है ना। आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया का एलिस स्प्रिंग किसे कहा जाता है, तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार, ठीक है ना। एलिस स्प्रिंग प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बेकाटो। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी हैं। आपसे पूछ लेगा मरे और डार्लिंग नदी कहाँ की हैं, मरे और डार्लिंग ये दो नदी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ के हैं, मरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट स्वतंत्रता से पहले, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन क्या क्या बताया था लोगों ने, तो भिन्न भिन्न दादा भाई नेहरू ने 1868 में करी थी। तो 20 रुपए प्रति वर्ष क्या थी, 20 रुपए व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आए थी, ध्यान रखना उस समय, ठीक है ना। कितना कम था, अंग्रेजों ने शोषण इतना कर दिया था, तो इसकी गणना फिर दादा भाई नेहरू जी ने कराई थी 1868 में, ध्यान रखना सबसे पहले इन्होंने ही कराई थी। उसके बाद फिर एक बार मेजर एल्विन बोरिंग और डेविड वेल्फर ने 1882 में कराई है, उस समय 27 रुपए थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1901 के समय प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी थी, तो भैया ये 30 रुपए थी। विलियम डिग्गी 1899 के समय तो और भी स्थिति बिगड़ गई, प्रति व्यक्ति आय कितनी रहेगी, 18 रुपए रह गई। फिडले राज जब दिल्ली दरबार लगा था तब कराई थी 49 रुपए, 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। बाडिया तथा जोशी ने 1913 में कराई थी, तो ये भैया 44 रुपए 30 पैसे थी उस समय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय भारत की। BKRB राव ने 1931-32 में कराई थी, तब 62 रुपए थी। ये पॉइंट याद रखना, ये भारत में व्यक्तियों की उस समय की प्रति व्यक्ति आय थी, देख लो कितनी कम है, ठीक है ना। सबसे पहले किसने शुरुआत कराई, तो दादा भाई नेहरू जी को इसका श्रेय जाता है। पैरा ओलंपिक में कौन टॉप पे रहा है,
भारत कौन से स्थान पे, किसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? देखो ध्यान दो, टॉप पर चीन रहा है सबसे ज्यादा, सोना गोल्ड मेडल 42 चीन ने जीते हैं, और कुल पदक कितने जीते हैं चीन ने? 84। दूसरे पर 26 गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने जीते हैं, 50 इसमें कुल जीते हैं 50 है ना, जिसमें गोल्ड कितने हैं? अमेरिका ने गोल्ड कितने जीते हैं? 12, ठीक है ना। फ्रांस ने कितने जीते? 9। ब्राजील ने कितने जीते हैं? 9। भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं इसमें भाई? 3 गोल्ड जीते हैं, ठीक है ना। कुल कितने पैरा ओलंपिक में भाई? 29। अब ये घट गया, ये 9 हो गए हैं, इसे याद रखना, ये घटा करके क्या कर लेना, ये 9 हो गए हैं बेटा। कितने हो गए 2024 में? 9, इसे 9 लिख लेना, 9 जीते हैं गोल्ड, ठीक है। टोटल कितने? नहीं 7 गोल्ड जीते हैं, 7 गोल्ड जीते हैं और कुल 29 पदक जीते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। आगे चलिए, कारखाना अधिनियम, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए, कारखाना अधिनियम। तो भैया 1881 का कारखाना अधिनियम किसके काल में आया था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, जो कारखाने में मजदूर काम करते थे उनके हक अधिकार की बातें थी इसमें, ठीक है ना। दूसरा कब आया? 10 साल बाद 91 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन था। अगला भैया 20 साल बाद 1911 में आया, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था इस समय, इसी के समय दिल्ली दरबार भी लगा था, ठीक है ना। आइए 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय आया था, और 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया था। तो ये गवर्नर जनरल थे जिस समय कारखाना अधिनियम भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, ठीक है ना। अब ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जमीन के अंदर से लावा निकलता है और वो ठंडा होता है, तो जलवाष्प, राख वगैरह कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, याद रखना। तो भैया जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है, याद रखना, जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, याद रखना, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है, याद रखना, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं भैया कौन निकलती है कौन नहीं निकलती। HCl भी निकलता है, हीलियम भी निकलती है, याद रखना, और साथ ही साथ SO2 भी निकलती है। सबसे ज्यादा कौन निकलती है? तो भैया H2 निकलती है, और साथ ही साथ राख और निकलती है। क्या निकलती है? राख निकलती है। कुछ कंकड़ पत्थर भी नीचे से जो अनपिघले रह जाते हैं वो निकलते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए भैया, कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली कौन सी घटना, कई बार पूछा है, किसमें पूर्ण, किसके कारण ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आपने देखा होगा हीरा का ज्यादा चमकना, हीरा का ज्यादा चमकना भैया किसका एग्जाम्पल है? हीरा का ज्यादा चमकना भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे प्रदेशों में भाई क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका देखने को मिलती है? मरीचिका दिखाई पड़ता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है ना। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब 100% आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। कांच का चटका हुआ, कह रहा प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हवा, पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कालिक से पुता हुआ गोला, ये भी बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैल जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये कौन से एग्जाम्पल है? आकाश का नीला दिखाई देना, ये भैया प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या है? उदाहरण है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। बेबग्योर में बच्चों, बेबग्योर में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, देखो इधर से इधर आने पर प्रकीर्णन बढ़ता है, प्रकीर्णन क्या होता है? बढ़ता है। और प्रकीर्णन का बढ़िया एग्जाम, मतलब प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैल जाना, ठीक है ना। आ जाइए, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये भैया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना, ठीक है ना, प्रकाश का फैलना, ठीक है। आइए आगे, कह रहा है व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण की घटने वाली घटना, तो जल की सतह पर या सड़क पर फैलने वाली मिट्टी के तेल की परतों को, मिट्टी के तेल की परतें जो फैलती हैं और वो रंगीन दिखाई देती हैं, किसके कारण भैया? वो व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण की घटना के कारण दिखाई देती है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन होना व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भैया? व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है प्रथम विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रयोग, तो भैया इनका अनुप्रयोग कहाँ होता है? रेडियो जो तरंगे होती है ना, रेडियो तरंगे, इनका उपयोग सेलुलर फोन में किया जाता है। रेडियो में रेडियो तरंगे निकलती हैं, टीवी के तरंग संचरण में निकलती हैं। सूक्ष्म तरंगे कहाँ निकलती हैं? जो रडार होते हैं,
रडार उपग्रह से निकलती हैं, ठीक है ना, जो भी सूचना भेजते हो। और जो माइक्रोवेव होते हैं उसमें भी सूक्ष्म तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, ठीक है ना। ओवन देखा होगा आपने, ओवन में यही होती है, ठीक है। अवरक्त किरणों की बात करें तो रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें मिलती हैं भैया? अवरक्त किरणें। रिमोट कंट्रोल में कौन सी? अवरक्त किरणें। और रोगियों की जो सिकाई होती है ना, वो भी अवरक्त किरणों के कारण। कई बार स्किन वगैरह सिकाई करते हैं तो अवरक्त किरणों के कारण। गामा किरणें नाभ की अवक्रिया और कैंसर सेल्स को नष्ट करती हैं। तो कीमोथेरेपी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कैंसर सेल को जब मृत कोशिका जो होती है कैंसर सेल, उनको जब क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो गामा किरण को लिया जाता है। और इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता होती है भैया, ठीक है, सबसे अधिक होती है। ये नोट करके लिख लो, ठीक है। आगे देखो, पृष्ठ तनाव के कुछ घटना है, सरफेस टेंशन, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पतली सुई का पारे की सतह पर तैरना। पतली सुई जो है ना वो पारे की सतह पर तैरती है, वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। देखो, तेल डालते हैं ना पानी में तो उसकी बूंद जो बन जाती है, या सरफेस पर पानी की बूंद बन जाती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण बनती है। साबुन या डिटर्जेंट से कपड़ों की धुलाई करना पृष्ठ तनाव की घटना है। नेक्स्ट कह रहा, साबुन के घोल के बड़े बड़े बुलबुले का बनना। तो ऐसे करके इकट्ठे होते हैं, तो बूंद जितनी ऊंची होगी पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा होगा। जल की सतह पर मिट्टी के तेल का छिड़कना, मच्छर मर जाते हैं। मच्छर पैदा, वो भी घटना कौन सी है? पृष्ठ तनाव। आपने देखा होगा केरोसिन वगैरह का ऑयल हम डाल देते हैं नालियों में, वहां बहुत सारे मच्छर जो बैठे होते हैं वो मर जाते हैं। किस घटना के कारण भैया? तो पृष्ठ तनाव की घटना के कारण मर जाते हैं, ठीक है। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। समुद्र की लहरों को शांत करने हेतु तेल डाला जाना, तो भैया ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तेल का पानी के तल पर फैल जाना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, छिड़काव फुहार से ठंडक का उत्पन्न होना, सब सरफेस टेंशन का क्या है भैया? उदाहरण है, ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट ज्वालामुखी के बारे में बात करूं तो देखो, प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त मतलब जिनके उद्गार होने के चांस हैं भैया, वो प्रसुप्त होते हैं, ठीक है ना। वेसुवियस इटली का ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जापान का है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया का, नारकोंडम, ये सब कौन से भैया? प्रसुप्त हैं। मेरा कहने का मतलब भविष्य में चांस है, अभी लावा नहीं निकल रहा है इनसे, हो सकता है भविष्य में कभी इनसे क्या निकले? लावा निकले। मतलब अभी सुस्त पड़े हुए हैं, अभी चांस कम है, इनके ध्यान रखना। शांत ज्वालामुखी मतलब ये कौन कौन से? चिम्बेरेजो, देवबंद, किलिमंजारो, कोह सुल्तान, एकानका गुआ और पोपा। ये कहाँ के भैया? इक्वाडोर, ईरान, तंजानिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और म्यांमार के हैं। नोट करके इनको क्या कर लेना? दिमाग में भैया रख लेना, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट हैं, हाल में उन्हीं को ले रहा हूं बेटा जो हाल में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, लोकसभा उन्हीं एग्जामों की सीटों को मैंने लिया है जो आपके एग्जाम में हालिया दिनों में पूछी गई। विश्वास करिए यहीं से आपको फिर से पूछी जाएंगी। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य भैया उत्तर प्रदेश है। उसके बाद किस में है? दूसरे स्थान पे तो भैया महाराष्ट्र में है, याद रखना 48। पश्चिम बंगाल में कितनी है भैया? 42। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42। बिहार में कितनी है भैया? 40 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु में कितनी है भैया? 39 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में भैया 28, ठीक है ना। गुजरात में कितनी है? 26 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है ना, गुजरात में। आंध्र प्रदेश अगर आपसे पूछे कह देना भैया 25। कितनी है आंध्र प्रदेश में? 25 लोकसभा सीटें हैं। और राजस्थान में भी कितनी है? 25। तो सेम तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है 25 लोकसभा सीटें, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा पूछ लेगा किस आर्टिकल में है, ठीक है, तो आप कहते हैं लोकसभा जो है ना वो 81 आर्टिकल में है। राज्यसभा किस में है? 80 आर्टिकल में। किस में? 80 में। और संसद किस में भैया? तो संसद 79 आर्टिकल में है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन से में है? आर्टिकल 52 में, ठीक है ना। ये नोट करके लिख लो, ठीक है। आइए बेटा आगे कह रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कुछ आयोग हैं। राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया ना, तो कुछ आयोग हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको लिया है मैंने। पहला आयोग है श्रीधर आयोग। ये 1948 में बना था भाई। कब बना था? 1948 में। कौन सा आयोग है भाई? श्रीधर आयोग है। कौन सा है? श्रीधर आयोग। उद्देश्य क्या था कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए? राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर। अध्यक्ष एस के धर थे इसके। 1948 में रिपोर्ट इसने पेश की थी अपनी, ठीक है ना, भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। इसने कहा था भाषा के आधार पर ही राज्यों का क्या होना चाहिए। इसने ये बोला था, ऐसा आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। उनकी भाषा नहीं, प्रशासनिक
सुविधा के आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, सिफारिश की थी इसने, ठीक है। जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया, ठीक है ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 लोग थे इसमें। 1948 में ये आयोग आया था, ठीक है ना, और इसने रिपोर्ट का 1948 में स्थापित किया और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट क्या की थी, इस आयोग ने पेश की थी। इसने बोला था कि राज्य पुनर्गठन आयोग प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था, ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाएगा। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बना था जिसका गठन किया गया था, ठीक है ना। अब फजल अली आयोग कब आया, 1953 में आया। इसमें पड़यंकर, कुंजरू और फजली 3 लोग थे, ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग था। 1955 में इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसने ये बोला था कि राज्यों का गठन जो भाषा के आधार पर होना चाहिए, एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत का इसने विरोध किया था, ठीक है ना। प्राथमिक विचार भारत की एकता था, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है कांच। देखो ये पूछे जाते हैं किस में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछ लेंगे किस में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है। ये ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ। फ्लिंट कांच, कैमरा, दूरबीन और लेंस को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं भैया, फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। फ्लिंट, चाहे तो लेंस बनाइए, ठीक है ना, चश्मा वाले, चाहे दूरबीन चाहे कैमरा। पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं ना उसमें पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और सोडा कांच, ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब वगैरह होते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह और बोतल वगैरह जो होती है उसमें सोडा कांच का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्राउन कांच पूछे तो विद्युत बल्ब, बिजली के जो बल्ब होते हैं उनका प्रयोग भैया क्राउन कांच का प्रयोग इनमें किया जाता है। क्रुक्स कांच, तो धूप वाले चश्मे होते हैं उनके लेंस में किया जाता है क्रुक्स कांच का प्रयोग। पोटास कांच पूछे तो कांच के बर्तन जो बन के आते हैं वो सब पोटास कांच के बन के आते हैं। और मृदु कांच बेटा परखनली वगैरह होती हैं प्रयोगशाला में जो यूज की जाती हैं या अन्य जगह रिसर्च में जो यूज करते हैं उन परखनली में कौन सा कांच यूज किया जाता है भाई, मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। कुछ रोग हैं बेटा जो फसलों में लग जाते हैं। एक पूछ लेगा ब्लास्ट रोग किस में पाया जाता है, जो धान की फसल में पाया जाता है और किस वजह से होता है, तो भैया ये फफूंदी से होता है, फफूंदी से होता है, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने धान में फफूंदी। ब्लैक आर्म रोग पूछे, ब्लैक आर्म रोग तो कह देना भैया कपास में देखने को मिलता है, किसमें, कपास में। और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी वजह से, ये भैया बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से। खैरा रोग धान में मिलेगा, खैरा रोग किसमें, धान में। तो ब्लास्ट भी और खैरा भी दोनों कहां मिलेंगे, धान में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे भाई, धान में मिलेंगे। और ये जब धान में जिंक की कमी होती है, जस्ता जो होता है ना, जेडेन की कमी की वजह से खैरा रोग आपको धान में देखने को मिलेगा, जिंक की कमी की वजह से, ठीक है ना। और रेड रोट रोग पूछे, ये कई बार पूछा गया, ये गन्ना में पाया जाता है, किसमें, ये गन्ना में देखने को मिलता है रेड रोट। और ये फफूंद की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है भाई, ये गन्ने में फफूंद देखते हैं बीच में लाल कलर का हो जाता है और फफूंद सी दिखाई देती है, वो इस वजह से भाई दिखाई देती है, ठीक है। आगे कुछ और है, कह रहा टिक्का रोग, ये मूंगफली में मिलता है, ये भी फफूंद की वजह से होता है। टिक्का रोग किसमें मिलता है भाई, मूंगफली में, और ये भी किसकी वजह से होता है, तो ये भी फफूंद की वजह से होता है, किसकी वजह, फफूंद की वजह से। और लिटिल लीफ रोग ये नींबू में देखने को मिलता है। और ये कॉपर की, जब कॉपर की कमी हो जाती है नींबू में तो ये रोग देखने को मिलता ही मिलता है। विपटेल रोग पूछे, विपटेल तो ये फूल गोभी में मिलता है, जब मॉलवीडियम की कमी होती है ना, मॉलवीडियम तत्व की कमी हो जाती है तो भैया विपटेल रोग लग जाता है। एर्गोट बाजरा में पाया जाता है, फफूंद की वजह से बाजरा में भी देखते होंगे फफूंद लग जाता है, तो पहचान लो वो एर्गोट रोग है। कौन सा रोग है, एर्गोट। लिटिल लीफ पूछे तो ये आम में पाया जाता है, जब आम में जिंक की, जस्ता की कमी हो जाती है तो भैया लिटिल लीफ रोग पाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया। अब ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले कुछ कारक है, किससे कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो भैया डायनोमा से। ध्यान रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, डायनोमा के द्वारा, ठीक है ना। यांत्रिक को किसमें भैया, बिजली में। मोमबत्ती से रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा दी जाती है, केमिकल जलाकर के मोमबत्ती का भाई प्रकाश में चेंज कर देते हैं। माइक्रोफोन जो होता है ना वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन जो होता है भैया वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। लाउड स्पीकर की बात करूं तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, भाई देख रहे हैं बिजली से ध्वनि चेंज करते हैं हम लोग। और सोलर सेल की बात करें तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये, ठीक है ना। आगे चलिए, ट्यूबलाइट की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में चेंज करती है।
और विद्युत मोटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर भैया विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। बल्ब की बात करें तो बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जलता है तो प्रकाश आता है, ठीक है। और सेल जो होते हैं बेटा विद्युत सेल, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जितने भी सेल हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत। सितार देखा होगा आपने, वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, सितार जब आप बजाते हो तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी ध्वनि में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। कुछ जीव विज्ञान बायोलॉजी संबंधित फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को शामिल किया है मैंने, आपके एग्जाम में आने वाली हर चीज को मैंने क्या किया है, शामिल किया है। कोश का द्रव्य का द्वारपाल किसे कहा जाता है भाई, तो द्वारपाल कोश का झिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का डायरेक्टर ये न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, इसे कोशिका का डायरेक्टर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर ये हरित लवक होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार पूछा गया ऊर्जा का घर कोशिका का, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, कौन सा, लाइसोसोम। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने, किसने, फ्रेडरिक मिसर ने की थी, फ्रेडरिक मिसर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये वॉटसन और क्रिक्स ने दिया था, किक नहीं क्रिक्स ने दिया था, ठीक है ना। जीव द्रव्य का नाम क्या, नाम किसने दिया था, तो पुरकिंजी ने जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, ये कई बार एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो तंत्रिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका, ठीक है ना। लंबी, लंबी और बड़ी में अंतर है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये स्वान और स्लाइडेन द्वारा दिया गया था, स्वान और स्लाइडेन द्वारा ये दिया गया था, नोट करके लिख लो। तारक काय की खोज किसने की, तो ये बोबेरी ने की थी। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए इतना इंपोर्टेंट है भाई, एक काम जरूर किया करिए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करिए और लास्ट तक रुकिए। वो इंपोर्टेंट मटेरियल आपको दे रहा हूं बेटा, चुपचाप एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन बनेंगे। ढेर सारे बच्चों का यूपी पुलिस में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है, इसी को पढ़ के ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो ये ऑल्टमैन और नामबेड़ा ने की थी, ऑल्टमैन और नामबेड़ा याद रखना, ठीक है ना। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी। भारत की स्वतंत्रता से गरीबी मापन की बात मैं बता रहा हूं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गरीबी मापने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हाल के दिनों में, ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिया। योजना आयोग का कार्य समूह बनाया गया 1962 में, ये गरीबी मापन के लिए बनाया गया था। और बीएम दांडेकर और एन रथ समिति 1971 में बनाई गई थी। पूछ रहे हो किससे संबंधित है, गरीबी मापन से। अलग समिति 1979 में गरीबी से संबंधित, लकड़वाला समिति 1993 में गरीबी से संबंधित, तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति 2011 में बनाई गई थी। नोट करके लिख लो, ये सभी समिति किससे संबंधित, गरीबी से संबंधित हैं। देखो कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े मैंने पीसीएस तक के एग्जाम में देखे हैं, वो लगते हैं कि मछली, देखो मछली नहीं होते, उनके नाम के पीछे फिश लगा होता है, लेकिन वो भैया मछली नहीं होते। ये कई पूछे गए हैं, पूछ लेगा निम्न में से मछली की प्रजाति नहीं है, देखो कौन कौन से हैं। जेली कहा है उसने, कुछ समुद्री जंतुओं के नाम है, ये समुद्री जंतु है, मछली नहीं है, लेकिन फिश लगा हुआ है। जेली फिश समुद्री जंतु है, स्टार फिश समुद्री जंतु है, सिल्वर फिश समुद्री जंतु है, ध्यान रख लेना। कैटल फिश समुद्री जंतु, हैग फिश समुद्री जंतु, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब क्या है, समुद्री जंतु हैं। कौन से हैं, समुद्री। लगते ऐसे हैं जैसे मछली है, मछली नहीं है बच्चा, याद रख लेना, मछली नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पीसीएस तक के एग्जाम में आप देखोगे ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या आप भारत में पशुओं के संरक्षण से संबंधित परियोजना, तो ये तो शायद मैंने करा दी है, ये सब मैंने आपको करा दी है, ठीक है ना, ये मैंने करा दी है। शायद क्या आ गया, दोबारा आ गया बेटा, ये डबल आ गया, ठीक है। अब आ जाओ पर्यावरण कानून, वन कानून, देखो ये भी शायद मैंने करा दिए, ये भी बेटा करा दिए हैं, ये डबल स्लाइड के आगे बेटा ये डबल आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बहुत दूर हो गई पढ़ते पढ़ते, अब भाई क्वेश्चन देख लो कुछ, ठीक है भैया। आ जाओ फटाफट से। कह रहा है हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया, 19 अगस्त को मनाया जाता है बेटा। कब मनाया जाता है बच्चों, 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी। और इस समय बड़ी बड़ी फोटोग्राफी को पेश किया जाता है और उनके बारे में जानकारी। हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, याद रखना EOS,
EOS 8 कौन सा लॉन्च किया है? EOS 8 किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। क्वेश्चन बच्चा आपसे एक पूछ सकता हूं, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोगों को बताना बेटा इसरो का हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन आपके लिए है और सभी बच्चे जवाब दिया करें। और भैया इसरो के हेड कौन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेटा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका क्या दिया करें? जवाब दिया करें, ठीक है? क्योंकि आप कमेंट में जवाब दोगे तो बेटा सर्च करोगे, कुछ सीखोगे और दो चार बातें। निम्न में से कौन सा सेगमेंट हाल में मंजूर डिजिटल कृषि मिशन का भाग नहीं है? तो देखो एग्रीस्टेक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मृदा प्रोफाइल मानचित्र, तीनों जो है डिजिटल कृषि के पार्ट है मिशन के, लेकिन इसमें जो है वो डिजी सीड्स जो है ना वो इसका भाग नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डिजी सीड्स होगा, ठीक है? इसके साथ आगे कह रहा है हाल में इसरो ने कौन सा, तो रिपीट हो गया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के चुनाव आयोग ने किस समुदाय की परंपराओं का सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को पुनः निर्धारित किया? तो भैया बिश्नोई, किस समाज? बिश्नोई समाज, बिश्नोई समुदाय की परंपरा को क्या सम्मान देने के लिए किया था? पूछा जाएगा क्योंकि ये वैसे भी चर्चा में बना रहता है, ठीक है ना? आगे चलिए भैया, 2024 में 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप किस टीम ने जीता था? तो ये भैया 2024 का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इसे क्या किया था? जीता था, ठीक है? इसके साथ ही आगे कह रहा है ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? ये गरीब लोगों का कोर्ट जाने का झिझक है। गरीब लोगों का कोर्ट जाने की झिझक जो होती है ना उसे कहते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कोट सिंड्रोम कहते हैं बच्चा, उसे क्या कहते हैं? ब्लैक कोट। एक एक इंपोर्टेंट चीजें दूंगा, भर लो दिमाग में, पढ़ते रहना, क्या डेली डेली पढ़ते रहोगे, एक क्लास करिए, बहुत सारा मटेरियल फिनिश। इस देश ने हाल ही में खाद्य पूर्ति के लिए हाथियों को मारने का आदेश दिया। तो नामीबिया ने अपने यहाँ पे हाथियों को मारने का क्या किया? अफ्रीका कंट्री है, उसने हाल में खाद्य पूर्ति के लिए, खाद्य पूर्ति नहीं हो पा रही, इसीलिए भाई इनको हाथियों को मारने की बात कही है। भारत में सर्वाधिक, भाई हाथियों को मार मार करके खाने की बात की है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है ना? दूध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश ही करता है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नीतीश कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोटो दिखाया था, बैडमिंटन में जीता है इन्होंने। किस में जीता है? बैडमिंटन में जीता है, ठीक है? साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट सीरीज फाइनल की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। ICC की मेजबानी कौन करेगा 2025 की? भैया इंग्लैंड करेगा। क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। पैरा ओलंपिक कह रहा योगेश कठुनिया का संबंध किस खेल से है जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2025 में कौन सा पदक जीता? तो भैया डिस्कस थ्रो से और रजत पदक जीता है इन्होंने, रजत जीता। इनका संबंध किससे है? डिस्कस थ्रो, ठीक है? ब्रिटिश काल में गठित कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, पूछ लेगा। तो 1852 में इनाम आयोग गठित किया गया था। हंटर आयोग 1882 में किया गया था। आपको ये बताना है किससे संबंधित है हंटर आयोग, किससे संबंधित है, कमेंट में बताओगे, ठीक है ना? नेक्स्ट अफीम आयोग 1893 में अंग्रेजों के समय। सिंचाई आयोग 1901 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में अंग्रेजों द्वारा किए गए। ट्रेजर आयोग भी 1902 में। और ली आयोग ये बेटा 1924 में। ये अंग्रेजों के समय गठित कुछ क्या है? आयोग हैं, ठीक है ना? बटलर आयोग 1927 में। साइमन पता ही है आपको 1927 में। लिनलिथगो आयोग 1928 में। व्हीटली आयोग ये भी 1928 में किया गया था। सब आयोग इंपोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में आया, ठीक है ना? ये सब आयोग हैं। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943, ठीक है ना? और सार्जेंट आयोग कब आया? 1944 में आया। कब आया भाई? 1944 में बना था, ठीक है ना? अंग्रेजों के समय। कह रहा महत्वपूर्ण रिपोर्ट को प्रकाशन करने वाली संस्था, आपको पता है कई संस्था पूछी जाती हैं कि भाई इस रिपोर्ट को कौन संस्था जारी करती है? तो एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट को UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग इसका क्वेश्चन बताओगे। भैया इसका हेडक्वार्टर क्या है? खूब क्वेश्चन पूछूंगा और आप सर्च करके उसका आंसर जरूर बताओगे बेटा, ठीक है? वैश्विक टीबी रिपोर्ट को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इसका भी हेडक्वार्टर आप बताओगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। कहाँ है भैया? नैरोबी केन्या में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, याद रखना, ठीक है? आगे कह रहा है सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट, इसे एस्केप जारी करता है। बहुत इंपोर्टेंट है।
सस्टेनेबल वाली को, बीजिंग वाली को एस्केप जारी करता है। आप याद रखना कौन करता है, एस्केप जारी करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करूं, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट, इसे WMO जारी करता है। विश्व, अगली कह रहा, ध्यान दो, अगली कह रहा है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव, इसे FAO जारी करता है, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक दास्ता सूचकांक, ये भैया वॉक फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई। राज्यों का खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, पूछ लेगा कई बार, हिट मार देता है, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ भैया, कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। पूछे आपसे मरुक्षेत्र, केंद्रीय मरुक्षेत्र, मरुस्थल वाला, ये जोधपुर में है। भाई ऑब्वियस बात है, मरुस्थल राजस्थान में मिलते हैं, तो ये वहीं कहीं होगा, ठीक है ना, तो ये जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भैया नई दिल्ली में, कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है बच्चों, याद रखना कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला, ये महाराष्ट्र के पूना में है, मौसम वेधशाला, ठीक है ना। और इसके साथ ही जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये चंडीगढ़ में, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है, वनस्पति विज्ञान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये धनबाद, झारखंड में पड़ता है, ये धनबाद में है, ठीक है ना। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये जादूगोड़ा, झारखंड में। और जादूगोड़ा बेटा यूरेनियम की माइन भी है भारत में, यूरेनियम की खान भी है जादूगोड़ा, याद रखना इस चीज को। अब भैया ऐसे तत्व जो चिकित्सकीय बहुत ज्यादा मतलब रोगों में थेरेपी वगैरह अन्य चीजों में यूज किए जाते हैं, तो आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि की थेरेपी को सही करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60, ये खून में कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है कोबाल्ट 60 से। ये सब समस्थानिक हैं तत्वों के, आइसोटोप हैं, क्या है ये आइसोटोप, ठीक है। आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और सोडियम 24 का रक्त व्यतिक्रम के लिए इसका प्रयोग। फास्फोरस 32 का रक्त कैंसर के उपचार के लिए, इसके ट्रीटमेंट करने के लिए फास्फोरस 32 भी और कोबाल्ट 60 का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, कुछ जनजातियां हैं, उनका विद्रोह है, ये पूछा जाता है कई बार पीसीएस वगैरह में, लोअर पीसीएस वगैरह में, बेटा पुलिस के एग्जाम वगैरह में, एसएससी के एग्जाम वगैरह में कई बार क्रम में लगवा लेता है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ भैया, 1763 में सन्यासी विद्रोह। पायका विद्रोह 1863 में। भील विद्रोह 1818 में, देखो क्रम में लगा रखे हैं। छोटा नागपुर विद्रोह, भैया सब ये जनजातीय विद्रोह हैं, जनजातियों के हक अधिकार के विद्रोह हैं। और देखो रामोसी विद्रोह 1822 में, अहोम विद्रोह 1828 में, बहावी विद्रोह 1823 में। पहले सन्यास लिया, फिर पिया पायका, फिर भील पे चढ़ के नागपुर पहुंचे, फिर रामोसी, फिर अहोम, फिर बहागे, ठीक है ना। कोल विद्रोह 1861 में हुआ था। कूका विद्रोह 1840 में, याद रखना, कूका जनजाति के द्वारा। संताल विद्रोह बिरसा मुंडा की जनजाति है ये, ठीक है ना, झारखंड की। मुंडा विद्रोह 1895, ठीक है। ताना भगत विद्रोह ये 1914 में हुआ था, यहीं पहला विश्व युद्ध स्टार्ट भी हुआ था इस समय। एका विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था। और मोपला विद्रोह केरल के मुस्लिम किसानों के द्वारा हुआ था 1921 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था भैया, ये हुआ था 1922 में हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली पर अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, याद रखना। तो कह रहा दीवान ए रियासत जो विभाग था इसका, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, ठीक है ना, व्यापारियों पर नियंत्रण और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ये वो व्यक्ति था दीवान ए रियासत जो भैया व्यापारियों पर निगरानी रखता था, कंट्रोल करता था और बाजार की व्यवस्था को देखता था। सहना ए मंडी, ये बाजार का अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक होता था, याद रखना। वरीद कौन होता था, ये गुप्तचर होते थे, ये बाजार में निरीक्षण करते थे और ये गुप्तचर होता था, ठीक है ना। मुनिहान और गुप्तचर, ये गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले होते थे, मुनिया और गुप्तचर, ठीक है ना। वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर गुरुत्व के बारे में बात करूं तो हालिया दिनों में 2-3 एग्जाम में लगातार ग्रेविटी पर क्वेश्चन पूछे गए। पूछ लेगा ग्रेविटी क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है।
कह रहा अर्थात गुरुत्व और आकर्षण बल, गुरुत्व क्या है, वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी की और कोई वस्तु अपने, पृथ्वी जो है ना किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे सेब जो है ना वो जमीन पर ही क्यों गिरता है, गुरुत्व के कारण। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। कह रहा है इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जिन्हें नहीं पता वो साइंस के बच्चों को आमतौर पर ये बातें पता होती हैं, तो वो इससे संबंधित घटनाएं पूछी गई हैं। कह रहा है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। अगर तुम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हो ना या नीचे जा रहे हो तो ये जी का मान क्या होगा, घटेगा। नीचे आने पर तो बढ़ता चला जाता है, ये ध्यान रखना, ऊपर जाने पर घटता है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व का मान 0 होता है, न्यूनतम होता है, कह सकते हो न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो गुरुत्व का मान घट जाएगा, और घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। ये ऐसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, विश्व की कुछ वनस्पतियां हैं बेटा, डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जीरोफाइटा कौन होती हैं, तो जीरोफाइटा वो वनस्पतियां होती हैं जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाते हैं। जेरोफाइटा कह लो या जीरोफाइटा। हाइड्रोफाइटा पूछे तो ये जल पर तैरने वाली वनस्पतियां होती है ना, हाइड्रोफाइटा कहते हैं। मीसोफाइटा पूछे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियां होती है, मीसोफाइटा, ठीक है। क्रायोफाइटा पूछे तो ठंडे प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में पाई जाने वाली, क्रायो शब्द ही बेटा ठंडे के लिए आता है, याद रखना, ठीक है ना। क्रायो शब्द आ रहा है ना तो ठंडे के लिए। हेलोफाइटा, हेलो शब्द आए नमकीन के लिए, तो ये नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं। लिथोफाइटा पूछे तो ये कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियां होती है, लिथोफाइटा, ठीक है ना। लिथो पत्थर को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रोपोफाइटा पूछे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पतियां होती हैं। हाइग्रोफाइटा पूछे तो ये दलदली कीचड़ वगैरह होता है ना, और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली, दलदली कह सकते हो, तराई कह सकते हो, आर्द्र वाली क्षेत्रों में पाने वाली को हाइग्रोफाइटा कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ विभाग हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है। किस सुल्तान ने कौन सा विभाग बनाया था बेटा, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और मैं वही ला रहा हूं, विश्वास करिए, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिक्स क्लास है, तैयार रख लो। दीवान ए अर्ज, भैया इसकी स्थापना बलबन ने की थी, ठीक है ना। दीवान ए मुश्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का विभाग था, राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए बनाया गया था। दीवान ए बंदगान, ये FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दीवान ए बंदगान, ठीक है। दीवान ए अमीर को ही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए बनाया गया था। दीवान ए खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दान दिया जाता था उसके लिए एक विभाग बनाया गया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कुछ किताबें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। हसन निजामी ताजुल मासिर की किताब जो है हसन निजामी की है। मिनहाज उल सिराज की किताब तबकात नासरी है। याहिया बिल अहमद, ये तारीख ए मुबारक शाही जो किताब है ये इन्हीं की है। दामोदर कवि पूछे तो ये पद्मावती की कथा है। अमीर खुसरो की कौन सी है, खजाइन उल फतू, ये पूछा गया, खजाइन उल फतू अमीर खुसरो की। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी किसके, जियाउद्दीन बर्नी की है। मुल्ला दाऊद की है चंदायन। अमीर खुसरो की है आसिका। अलबरूनी की है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद कह सकते हो। और खुसरो की तारीख ए दिल्ली भी है। जियाउद्दीन बर्नी की है फतवा ए जहादारी, अभी आ गई। सोमनाथ की कौन सी है, राग बेहबूद। और भैया बेकेट रमन की कौन सी है, चतुर्दंडी प्रकाशिका, याद रखना, ये कुछ इंपोर्टेंट किताबें हैं, ठीक है ना। ये मैंने बताई दी हैं, ये शायद रिपीटेशन कर गया है, ठीक है। कुछ समाचार पत्र बंगाल, ये भी बता दिया है, ठीक है ना, ये समाचार पत्र भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। अब भैया कुछ नेशनल पार्क हैं जो चर्चा में रहे हैं हालिया दिनों में एग्जाम में। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ का है, असम का। नमेरी, मेरी नहीं है, किसकी, असम की है। डिब्रू सैखोवा भी असम का है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान का, ये चर्चा में रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर के। देहिंग पटकाई, ये आसाम की है, आसाम का क्या है, नेशनल पार्क है, याद रखना, ठीक है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ का, असम का है। पैकवक नेशनल पार्क, ब्लैक बक, पैकवक नहीं ब्लैक बक, ये गुजरात का है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु का है। ये चर्चा में रहे हैं इसीलिए बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर आयोग उनको ही पूछता है जो चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना। पोपीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। और मृगवनी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना का है। और भैया पिन घाटी नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश का है। कौन सा, पिन घाटी नेशनल पार्क, ठीक है भैया। कुछ झीलें हैं, रेंडियर झील पूछ लेगा, कहाँ की है भैया रेंडियर, ये कनाडा की है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी देश है कनाडा। लेक उर्मिया ईरान की है, कई बार पूछी गई लेक उर्मिया।
वार्नेल झील ये स्वीडन की है। बोन झील कहाँ की है भाई? तुर्की की है। ये स्वीडन की है ना, बोन अलग है। और रूडोल्फ झील किसकी है भैया? रूडोल्फ झील है केन्या की, जहाँ पे यूएनईपी का कार्यालय है, ठीक है। लडोगा झील रूस की है। एडवर्ड झील कहाँ की है भाई? अफ्रीका की है, याद रखना। तुर्काना झील केन्या और इथियोपिया की है। किसकी है? केन्या और इथियोपिया की है। अल्बर्ट झील पूछे तो युगांडा एवं कांगो की है, अल्बर्ट झील। मावेरू झील पूछे तो जाम्बिया एवं कांगो की है। खानका झील पूछे तो ये चीन और रूस के बीच में है, खानका झील, ठीक है ना, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। चिल्का झील, बूलर झील और सामर झील, ठीक है ना, ये सब कहाँ की है? भारत की है। निजाम सागर झील कहाँ की है? भारत की है, ठीक है ना, ये याद रखना। बोन झील कहाँ की है? तुर्की की। अगर आपसे पूछे बोन झील कहाँ की है, तो बोन भैया तुर्की की है। चलें भैया आगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला कह रहा है झीलों से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। कह रहा है विश्व की सबसे गहरी और प्राचीन झील बैकाल झील है, जो कहाँ मिलेगी भाई? ये मिलेगी रूस में। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील ये टिटिकाका झील है, दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है ना। कह रहा मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, ये अमेरिका में है, सुपीरियर झील, ठीक है। कह रहा विश्व की फैलती झील तो बैकाल झील, ये भी रूस में, ये फैलती हुई झील है। साइबेरिया का मोती या आंख कहा जाता है बैकाल झील को, साइबेरिया का मोती या आंख कहा जाता है। विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर झील है, पश्चिमी एशिया में पड़ती है, ठीक है ना। किस किस के बीच पड़ती है ये बताओगे? किन दो देशों के बीच पड़ती है ये? विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो ये बोन झील, लेक बोन की पाई जाती है, जो तुर्की में है, ठीक है, सबसे ज्यादा लवणता झील में। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो है ये है। चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान जिस झील के किनारे स्थित है वो कौन सी है? लोपनोर झील। कौन सी? लोपनोर झील है भैया, याद रखना, लोपनोर झील। कनाडा स्थित पोर्ट रेडियम इस झील के समीप स्थित है। तो ग्रेट बियर लेक की, जिस झील से होकर अंटार्कटिका वृत्त गुजरता है वो ग्रेट बियर लेक ही है। अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। जिस झील के बीच से होकर विषुवत रेखा गुजरती है वो लेक विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील के पास होकर के भाई विषुवत रेखा गुजरती है। कुछ प्रेस से संबंधित कानून है, प्रेस पर कौन कौन सा कब कब कानून बना था? इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम 1799 में बना था, याद रखना। अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम ये 1823 में, चूंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बेकार बेकार कानून बनाए थे। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम ये 1835 में, नाम ही स्वतंत्रता लेकिन थी नहीं। अनुज्ञप्ति लाइसेंस ये 1857 में बना था, याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा देसी भाषा समाचार पत्र मुंहबंद करने वाला अधिनियम, इसे मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं, 1878 में बना था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में भी आया था। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां ये भैया 1931 में आया था, ठीक है ना। कब? 1931 में आया था। भूमध्य सागर के कुछ इंपोर्टेंट द्वीप हैं, याद रखना इन चीज को, एक एक द्वीप इंपोर्टेंट है आपके लिए। साइप्रस द्वीप कहाँ पे भैया? साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में, निकोसिया इसकी राजधानी है। सार्डिनिया द्वीप ये इटली का द्वीप है। सार्डिनिया इटली के कहाँ पड़ता है भाई? इटली के पश्चिम में पड़ता है। कार्सिको द्वीप फ्रांस का द्वीप पे है, ध्यान रखना। और माल्टा द्वीप कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर में। लिपारी द्वीप ये इटली का अधिकार है इस पे। और बेलारिक द्वीप इस पे स्पेन का अधिकार है, बेलारिक पे। और सिसिली द्वीप इस पे भी इटली का क्या है? अधिकार है। तो ये कुछ भूमध्य सागर के क्या है? द्वीप हैं, याद रखना इस चीज को। पुर्तगाली ये मैंने बता ही दिया कौन कब आया था, ये रिपीटेशन हो गया है। यूरोप के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, कह रहा है यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भैया रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद यूक्रेन है और उसके बाद फ्रांस और स्पेन, ये कई बार पूछा गया है। सबसे बड़े द्वीप में पूछे तो पहले ग्रेट ब्रिटेन द्वीप सबसे बड़ा यूरोप का, फिर आइसलैंड और फिर भैया आयरलैंड, ध्यान रखना, ठीक है। बाल्कन देश में कौन कौन आते हैं भैया? यूगोस्लाविया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ये बाल्कन देश में आते हैं, बाल्कन कंट्री कहे जाते हैं। बाल्टिक देश में भैया ये 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लिथुनिया और लाटविया, ये बाल्टिक सागर के पूर्व में पड़ते हैं। निम्न भूमि वाले देश 3 देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, ये उत्तर सागर के दक्षिण में पड़ते हैं, ठीक है ना। बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यूरोप से संबंधित कुछ फैक्ट। ऐसे ही कुछ अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में पड़ता है, ये उत्तरी पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है ना। मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को और स्पेन के बीच जिब्राल्टर जल संधि पड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर, वो भी पूछी गई है। अफ्रीका का सबसे नीचा स्थल असार झील है, असाल झील, ठीक है, सबसे नीचा। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। तो मसोनालैंड पठार कहाँ स्थित है भैया? जिम्बाब्वे में, इसकी राजधानी हरारे है। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मलावी को।
मलावी को कहा जाता है अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, याद रखना। तुर्काना झील केन्या और इथोपिया की सीमा पे है। तुर्काना झील का है भैया केन्या और इथोपिया, मैप में भी देख लिया करो। रुकबा झील कहाँ पे, कोयला निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है रुकबा झील, याद रखना अफ्रीका में है। जिम्बाब्वे का ग्रेट डाइक पर्वत, इसे क्रोमियम के लिए प्रसिद्ध है, क्रोमियम भंडार पाया जाता है। और कांगो और कटंगा प्रदेश, ये पूछा गया तांबे भंडार के लिए, कटंगा प्रदेश पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रख लेना। मिस्र का वह देश जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, सिनाई प्रायद्वीप, एशिया में, ध्यान रखना सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका का ट्रांसवाल एवं नटाल क्षेत्र, कोयले की खान के लिए बेटा, ये भी इंपोर्टेंट है। नटाल और ट्रांसवाल दोनों ही पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कुछ अधिनियम है, भारत के कुछ कानून है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया, याद रखना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया उत्तराधिकार के लिए। सती निरोध अधिनियम 1987 में आया। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था, उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय विवाह विच्छेदन तलाक वाला 1869 में आया था। कुछ बहुत इंपोर्टेंट साइंस से रिलेटेड फैक्ट हैं, ध्यान रखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव जो होते हैं ना, उनके मरहम को पट्टी कर देने के लिए पहले लगाते हैं, देखा है, कह रहा हाइड्रोजन से साफ कर दो इसे, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होती है, इसे H2O2 कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2 और O2, याद रखना। द्रव अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है भैया, NH3। इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में, ठंडक के रूप में किया जाता है द्रव अमोनिया का, ठीक है ना। एसीटोन नाखून पॉलिश का ये अपसारक होता है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, याद रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक होता है, CCl4 कहते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, याद रखना। केवलार ये संश्लेषित रेशा होता है, केवलार याद रखना, संश्लेषित क्या होता है, सिंथेसिस फाइबर होता है। पोटेशियम क्लोरेट जो माचिस पे लगा होता है, ये इंपोर्टेंट है, पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, इसे कहते हैं KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। और मैग्नीज डाइऑक्साइड इस शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है वो संचायक सेल में, ठीक है ना। और मैग्नीज डाइऑक्साइड ये MnO2 होता है, याद रखना। यूरेनियम परमाणु बम में काम किया जाता है, ये यूरेनियम 92-238 और 35 होता है, एक यूरेनियम 92-235 भी होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। टेक्सोल ये कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फेट ये रोडेट नासी है। नाइट्रोसेल्यूलोज ये विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। कुछ मध्यकालीन पुस्तकें हैं जो मीडिएवल हिस्ट्री के समय पूछी ही जाती हैं, इंपोर्टेंट हैं, ठीक है ना। फतूहात ए फिरोजशाही ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। उस सालतिन ये अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना, मुस्लिम शासन था उस समय। ताज उल मासिर पूछी गई है, ये हसन निजामी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना। तबकात ए नासरी ये मिनहाउद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई थी, तबकात ए नासरी। फवाद उल फवाद ये अमीर हसन दहलवी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तारीख ए फिरोजशाही ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा, ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। मई में अगर बात करूं आपसे कुछ प्रमुख समाचार पत्र के बारे में, कुछ और हैं इंपोर्टेंट हैं उनके संपादक, तो दैनिक आज जो था उसका शिव प्रसाद गुप्त थे संपादक। द लीडर के मदन मोहन मालवीय थे, कई बार ये पूछे गए हैं। द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू थे, द नेशनल हेराल्ड के। द पायोनीर के जॉर्ज एलन थे, द पायोनीर अखबार के। सुधारक के कौन थे, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू का था। काल किसका था, शिवराम महोदय परांजपे का था, ठीक है ना, काल। कुछ और है, प्रभात KC केलकर का था। समाचार दर्पण JC मार्समैन का था। रप्त गोप्तार ये दादा भाई नेहरू का था, ठीक है ना। मोहम्मद अली कॉमरेड हिंदुस्तानी किसका था, गंगा प्रसाद वर्मा। द सोशलिस्ट एमिट डांगे का। नवयुग मुजफ्फर अहमद का था। इंकलाब जो था इकबाल ये गुलाम हुसैन का था। लीडर मदन मोहन मालवीय का था। अल हिलाल ये अबुल कलाम आजाद का था। आपको बताना अल बिलाल किसका था, अल बिलाल किसका था, अल बिलाल। अल हिलाल तो बता दिया मैंने, ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट से।
अब अगला कह रहा है वो तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान का था, ठीक है ना। अब कुछ जो है ना पर्यावरण संबंधी अवार्ड हैं, पूछ लेगा कौन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। गोल्डन 500 अवार्ड पर्यावरण से संबंधित है, 1987 में स्टार्ट हुआ था। गोल्डन पांडा अवार्ड ये सब पर्यावरण से संबंधित है, 1922 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है भैया। सर कावा अवार्ड 1986 में स्टार्ट हुआ था। व्हाइटली अवार्ड 1994 में, सब पर्यावरण से संबंधित है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है पर्यावरण के क्षेत्र में। राइट लवलीहुड अवार्ड तो ये 1980 में दिया जाता है। टॉयलर अवार्ड 1973 में दिया जाता है। गोल्डमैन अवार्ड भैया 1989 में दिया जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारत में 5G दूरसंचार तकनीकी किस वर्ष भारत ने लॉन्च की थी? 2022 में लॉन्च की थी। 5G कब लेके आए हम? 2022 से भारत में लॉन्च हो गई थी, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे कह रहा है हाल ही में किसने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की थी? तो भैया भारतीय डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। किसने? भारतीय डाक विभाग के द्वारा, ठीक है भाई। अगला कह रहा है सैनिटरी पैड के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो एमपी अपने यहाँ महिलाओं को सैनिटरी पैड के लिए क्या देता है? पैसे देता है। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, दिल छू लेने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये होना भी चाहिए महिलाओं को बीमारी से बचाने के लिए। हाल ही में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? किस भारतीय राज्य में किया गया? तो ये आयोजन राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? रिसेंटली किया गया है अभी, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पर। कॉर्बो वर्डे हाल ही में मॉरिशस अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का तीसरा WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश बना है। तो ध्यान रखना ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित एक क्या है? ये देश है, ठीक है ना। आइए फटाफट से, हाल ही में किस देश ने भूख से पीड़ित लोगों को भोजन मांस उपलब्ध कराने के लिए जानवरों को मारने का आदेश दिया? तो अभी नामीबिया ने हाथियों को अपने यहाँ मारने का क्या दिया है? आदेश दिया कि भाई हाथियों को मार मार करके क्या कर जाइए, खा जाइए, ठीक है। भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड निम्न में से किस बैंक द्वारा जारी किया गया? तो इंडसइंड बैंक द्वारा, इंडसइंड बैंक द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना, इंडस बैंक। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन गलत है? कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ए प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जारी की 2023। तो ये इसने नहीं की, वर्ल्ड बैंक ने नहीं की, इस रिपोर्ट को जारी करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। कौन करता है भैया? नीति आयोग, ठीक है ना। तो यही पहला वाला ही क्या हो जाएगा आंसर। बाद बाकी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी कितनी है भैया? 29.17 से घटकर 11.28 रह गई है, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में गरीबी से मुक्त मामले में यूपी पहले स्थान पर है। यूपी में सबसे पहले गरीबी से क्या किया गया? लोगों को मुक्त किया गया, ठीक है ना। रिपोर्ट में 12 संकेतक का प्रयोग किया जाता है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरातात्विक विदों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है? तो भैया तेलंगाना में की है। कहां पे की है? तेलंगाना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट कह रहा चर्चा में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो भैया लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आप बताओगे, क्वेश्चन आपके लिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आप बताओगे ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ नदी। ये देख लो, पूछ लेगा सुरक्षित भविष्य का संकल्प पीएम किसान मानधन योजना के साथ ये किस राज्य की है? तो एमपी राज्य की है, याद रखना किसकी है? एमपी। इसके तहत 1840 वर्ष तक के किसान इस योजना का पात्र है। 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर 3000 रुपये प्रति माह उनको क्या करेंगे? मिलेंगे। किसान पति पत्नी इस योजना का अलग अलग लाभ लेने के पात्र हैं। सभी किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के अपना क्या करा दें? पंजीकरण करा दें। तो ये भी इंपॉर्टेंट था जो हमने आपके सामने लेके आए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोप का संबंध किससे है? तो भैया ऑपरेशन हीरोप पाकिस्तान का है। कहाँ का है? पाकिस्तान का ऑपरेशन हीरोप, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो ये भैया मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। नासा अमेरिका की क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना। कोशिश की है हमने वो इंपोर्टेंट मटेरियल आपको देने की। आप अगर पढ़ोगे ना बेटा तो लगेगा आपको कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
क्लास कैसी लगी एक सुंदर सा कमेंट हर बच्चा करेगा और एक अपने अन्य फ्रेंड को शेयर जरूर करेगा, ठीक है ना। और कोशिश करना भाई अपने अपने स्टेटस पर लगाने की, स्टेटस पर जरूर लगाना जिससे कि अन्य को भी इसका लाभ हो पाए। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।